अध्याय 666 रुआन यिकियान एक शेन मियामियान थोड़ा हैरान था। हे नान, इतनी अचानक अपनी अभिव्यक्ति कैसे बदल सकता है? उसके कदम हे नान की तुलना में बहुत छोटे थे और वह उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ गई। जब वे ऊपर पहुंचे तो हे नान दरवाज़ा खोलने ही वाला था, लेकिन करीब 20 साल के एक आदमी ने उसे अंदर से खींच लिया। सुंदर और शांत स्वभाव वाला वह आदमी ग्रे कोट और प्लेड दुपट्टा पहने हुए था। उसकी ऊंचाई हे नान जितनी ही थी, लेकिन उसकी आभा हे नान जितनी ठंडी नहीं थी। हे नान को देखने पर उसने उदासीन भाव से कहा, बहुत जल्दी वापस आ जाओ। मैं बाहर जाकर कुछ सामान खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन जब से तुम वापस आए हो, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद उसने अपनी नज़र शेन मियामियान पर डाली और फिर वापस कमरे में चलने के लिए मुड़ गया। वह नान उसके पीछे पीछे अंदर गया और पूछा, तुम कब आए? उद्धरण चिन्ह। जब मैं यहाँ पहुँचा तो आप थोड़ी देर के लिए ही निकले थे। रुआन यिकियान सोफे पर बैठ गया और हे नान के हाथ में कुछ देखकर उसने पूछा, आपने क्या पकड़ रखा है? उद्धरण चिन्ह। उसका सामान। हे नान ने चीजें शेन मियामियान को सौंप दीं और उसे उन्हें अपने कमरे में वापस ले जाने का संकेत दिया। शेन मियामियान ने अपना सामान ले लिया और उसे अपने कमरे में रख दिया। वह चाय बनाने और पानी डालने के लिए बाहर आई। रुआन यिकियान ने उसकी ओर देखा और फिर हे नान की ओर मुड़कर जो अभी बैठा था, उसने कहा, इतनी छोटी लड़की ने यहाँ कब रहना शुरू किया? उद्धरण चिन्ह। अभी कुछ समय पहले। वह नान स्पष्ट रूप से शेन मियामियान के विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था और उसने उदासीनता से जवाब दिया, भाई नान, आप लोग अभी वापस क्यों आए? भाई यिकियान और मैं टहलने के लिए बाहर गए थे और हमें कोई रेस्तरां भी नहीं मिला। हमने अभी तक रात का खाना भी नहीं खाया है। चेंग जिनिंग, जो टॉयलेट से बाहर आई थी, ने शिकायत की। वह अपने जीवन में कभी भूखी नहीं रही, ये सुनकर कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। शेन मियामियान, जिसने अभी अभी उन तीनों के सामने चाय रखी थी, ने कहा, मैं आपके लिए कुछ खाना बना सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कोई ज़रूरत नहीं, हमने खा लिया है। रुआन यिकियान ने चेंग जिनिंग की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह उसके शब्दों से कुछ हद तक नाखुश है। चेंग जिनिंग ने धीरे से गुनगुनाया और कहा, आपने जो नूडल्स पकाया था वह बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। मैंने पेट भर कर भी नहीं खाया। यदि आपका पेट नहीं भरा है तो आप बाद में और खा सकते हैं। रुआन यिकियान स्पष्ट रूप से उसे खराब नहीं करना चाहता था, फिर भी उसके स्वर में कोई दोष नहीं था। परिवार में केवल पुरुष थे। कुल मिलाकर केवल 2 महिलाएं थीं, उसकी छोटी बहन और चेंग जिनिंग। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसकी बहन बचपन से ही खो गई थी और वे उसे ढूंढ नहीं पाए थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से हर कोई अपनी एकमात्र लड़की पर ध्यान देता था। भाई यिकियान, अब आपको मेरी परवाह नहीं है, चेंग जिनिंग ने शिकायत का बहाना करते हुए विनम्रतापूर्वक कहा। आप बिना कुछ कहे यहाँ से भाग गए। क्या आपको अंदाजा है कि घर पर हर कोई कितना चिंतित है? उद्धरण चिन्ह। मैं बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर नहीं भागा। मैं बस भाई नान से मिलने आया था। वह नए साल के लिए अकेले ही यहाँ आया है। ये कितना अकेला होगा? चेंग जिनिंग ने सही तर्क दिया। रुआन यिकियान ने उसकी ओर देखा और चेंग जिनिंग ने कहा, ठीक है, मुझे पता है कि मैं गलत था। ये सुनकर रुआन यिकियान फिर हे नान की ओर मुड़ा। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें परेशान किया है। भविष्य में अपनी बहन पर नज़र रखना। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसे केवल एक होटल में ही भेज पाऊंगा, हे नान ने चेतावनी दी। रुआन यिकियान। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे नान के स्वभाव को जानकर
रुआन येकियान ने अपना गला साफ किया और विषय बदल दिया। यहाँ व्यवसाय लगभग व्यवस्थित है। ठीक है, ली यू को इसे अकेले संभालने में सक्षम होना चाहिए। आप बीजिंग लौटने की योजना कब बनाते हैं? उद्धरण चिन्ह। शेन मियामियान, जो अभी अभी चेंग जिनिंग के बगल वाली सीट पर बैठा था, इन शब्दों पर भड़क गया। क्या भाई वह बीजिंग लौटने की योजना बना रहा था? पिछले जन्म में ऐसा लगता था कि भाई वह भी लगभग इसी समय बीजिंग लौटा था, है ना? अध्याय 667। रुआन येकियान दो। चेंग जिनिंग ने हेनान को प्रत्याशा से भरे चेहरे से देखा। भाई नान के बीजिंग में वापस आने से वह उसे अधिक बार देख सकती थी। केवल भाई नान की निगरानी में ही वह उन छोटी लड़कियों को गलत इरादों से उसके पास आने से रोक सकती थी। हे नान ने भावहीन होकर कहा, मैं अगले 3 वर्षों के भीतर लंबे समय तक बीजिंग में नहीं रहूंगा। मैं यात्रा पर वापस जाऊंगा। रुआन येकियान थोड़ा सा घबरा गया। अपने जवाब से असंतुष्ट लग रहा था। दादाजी, वह वर्षों से चल रहे हैं और वह हमेशा हमारे सामने आपके बारे में बात करते हैं। आपके लिए हर समय दूर रहना कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। आखिरकार बीजिंग आपका घर है और चूंकि यहाँ व्यवसाय स्थिर है, इसलिए आपको हर समय यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करते हैं। उन्होंने नान ने सीधे विषय समाप्त कर दिया। रुआन येकियान भी अधिक बोलने वाला व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि कब रुकना है। एक पल की चुप्पी के बाद हे नान उसे अध्ययन कक्ष में ले गया, जबकि शेन मियामियान और चेंग जिनिंग लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे। चेंग जिनिंग ने शेन मियामियान से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि हे नान किससे मिलने गया था और उसने किसके साथ भोजन किया था। विस्तार से पूछने के बाद उसने शेन मियामियान को शांति से टीवी देखने दिया। अध्ययन में रुआन येकियान और हे नान भी निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने कुछ व्यावसायिक मामलों के बारे में बात की, जब तक कि रुआन येकियान ने अचानक एक और मुद्दा नहीं उठाया। मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छी खबर है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हे नान ने उस पर भौहें उठाईं। रुआन येकियान ने कहा, मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। उसे कई लोगों को बेचा गया है और ऐसा लगता है कि उसे लिचेंग को बेच दिया गया था। लेकिन उसे कहाँ बेचा गया था इसका विशेष विवरण अभी तक नहीं मिला है। मैंने यहाँ स्थानीय पुलिस से संपर्क किया है और वे जांच में मदद कर रहे हैं। अगर चीजें ठीक रहीं तो हमें जल्द ही सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अचानक हे नान से मजाक किया, अगर मुझे सचमुच मेरी बहन मिल गई तो तुम्हें कुछ और साल इंतजार करना होगा, क्योंकि वह इस साल केवल 17 साल की होनी चाहिए। अभी शादी की उम्र नहीं हुई है। हे नान ने भौहें चढ़ाईं। रुआन येकियान, जाहिर है उन्होंने मजाक की सराहना नहीं की। ये पुरानी पीढ़ी द्वारा की गई एक आकस्मिक टिप्पणी मात्र थी और उनका इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। क्या? रुआन येकियान ने चिढ़ाते हुए कहा, मेरी बहन तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है? मेरी शक्ल सूरत से मेरी बहन भी बुरी नहीं दिखेगी। क्या आपको लगता है कि आप मजाकिया हैं? उसने नान ने उसकी ओर देखा। ठीक है, मैं मजाक करना बंद कर दूंगा, रुआन येकियान ने गंभीरता से कहा। हे नान, मुझे ईमानदारी से जवाब दो, क्या सच में तुम्हारे मन में जिनिंग के लिए कोई भावना नहीं है? हालांकि लाड़ प्यार से जिनिंग का स्वभाव खराब हो सकता है, लेकिन वह अन्य मामलों में बुरी नहीं है। वह आपको तब से पसंद करती है जब वह छोटी थी। क्या आप इस पर विचार नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। यदि आपके पास इस बारे में बात करने का समय है, तो बेहतर होगा कि आप सोचें कि अपनी बहन को कैसे खोजा जाए, हे नान ने कहा। रुआन येकियान ने इस्तीफे के साथ जवाब दिया, मैं आपसे अपनी बहन के बारे में बात करता हूँ।
और आप कहते हैं कि मेरे पास ठंडा हास्य है। मैं आपके साथ शादी के बारे में चर्चा करता हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी बहन को ढूंढूं। विषय बदलते हुए उन्होंने कहा, मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं अपनी बहन को देखूंगा तो मैं उसे एक पल में पहचान सकूंगा। चलो ऐसी आशा करते हैं, हेनान ने उत्तर दिया। अध्ययन में कुछ घंटे बिताने के बाद हेनान ने कहा कि यह रुआन यिकियान के जाने का समय है। लेकिन रुआन यिकियान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह ड्राइविंग के एक दिन से थक गया था और अगले दिन छोड़ देगा। उन्होंने नान ने कोई आपत्ति नहीं जताई। शाम को उसने व्यंजनों से भरी मेज बनाई। रुआन यिकियान ने टिप्पणी की कि हेनान को 20 वर्षों से अधिक समय तक जानने के बाद ये पहली बार था जब उसने अपना खाना खाया था और अब वह बिना पछतावे के मर सकता है। शेन मियामियान पूरे समय बमुश्किल ही बोले। रुआन यियांग से अलग था। यियांग अधिक पहुंच योग्य था, लेकिन यिकियान अथाह था। स्पष्ट रूप से व्यापार जगत में एक प्रमुख व्यक्ति था। चूंकि एक छोटी लड़की के पंख अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए उसके लिए जितना संभव हो उतना कम बोलना सबसे अच्छा था। अध्याय 668। वह इतनी सुंदर है कि पहचानी नहीं जा सकती। रात के खाने के बाद हेनान सीधे दोनों को होटल ले गए। चेंग जिनिंग जाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन हेनान और रुआन यिकियान की तीव्र और जबरदस्त नज़र के तहत उसे फिर भी होटल जाना पड़ा। दोनों एक रात होटल में रुके और अगले दिन नाश्ता करने के बाद लिचेंग से चले गए। जाने से पहले चेंग जिनिंग बहुत परेशान थी, अविश्वसनीय रूप से दुखी थी, और शेन मियामियान को हेनान को परेशान न करने की चेतावनी देना नहीं भूली, जिससे शेन मियामियान कुछ हद तक हंसी और आंसुओं के बीच फंस गया। इससे पहले कि आप ये जानते, ये चंद्र नव वर्ष का 8वां दिन था। ली परिवार बीजिंग से वापस आ गया और ली शिपिंग उनके साथ लौट आई। स्वास्थ्य लाभ की अवधि के बाद ली शिपिंग ने मिस ली के रूप में अपनी पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त कर ली थी, स्वच्छ और सुंदर, प्रतिष्ठित और महान। नए साल का जश्न मनाने के लिए शेन मियामियान और हेनान भोजन के लिए ली परिवार के पास गए। चूंकि स्कूल शुरू नहीं हुआ था, शेन मियामियान के पास खाली समय था और ली जूलिन भी उपलब्ध थे, इसलिए उन्होंने शेन मियामियान को पढ़ाने का अवसर लिया। उनके अनुसार अधिकतम 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद और एक बार बीजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जीवन भर बदलाव के लिए 2 साल की कड़ी मेहनत, यह इसके लायक थी। उन्हें इन 2 वर्षों का लाभ उठाना था और उन्हें बर्बाद नहीं करना था। शेन मियामियान के सीखने के प्रति प्रेम और उसकी चतुराई ने ली जूलिन को भी प्रसन्न किया। इस प्रकार वे लालटेन महोत्सव तक अध्ययन करते रहे जब सभी लोग एक जीवंत उत्सव के लिए फिर से एकत्र हुए। पहले महीने के 16वें दिन शेन मियामियान की सब्जी की दुकान फिर से खुल गई। उसकी खुशी के लिए व्यवसाय हमेशा की तरह अच्छा था। कुछ बचत के साथ शेन मियामियान ने अपने आसपास के घरों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने लिचेंग में एक घर खरीदने के लिए अपने पास मौजूद पैसे का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से आसपास बहुत सारे डेवलपर नहीं थे और बिक्री के लिए कोई वाणिज्यिक आवास उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा वे पुराने आवासीय घर भी शायद ही कभी बेचे जाते थे। सौभाग्य से शेन मियामियान जल्दबाजी में नहीं थी और उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ हर कोई फिर से तनावपूर्ण अध्ययन माहौल में प्रवेश कर गया। लगभग 1 महीने के आराम के बाद अचानक हर दिन नियमित रूप से स्कूल जाना कुछ ऐसा था जिसे कई छात्रों को अपनाने में कठिनाई हुई। सभी को एडजस्ट होने में करीब आधा महीना लग गया। शनिवार को पहले की तरह शेन मियामियान सब्जी की दुकान पर मदद करने गया।
रास्ते में उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सौभाग्य से पूरे रास्ते में बहुत सारे लोग थे और दिन का समय था, इसलिए वह बहुत डरी हुई नहीं थी। जब वह दुकान पर पहुंची तो दाजुन और लू सियुआन निकलने ही वाले थे। शेन मियामियान ने उन्हें बताया कि ऐसा लगता है कि उसका पीछा किया जा रहा है, और लू सियुआन ने कहा, यह वान डोंगचेंग ही होगा जो वह आदमी फिर से परेशानी की तलाश में है। ये कहने के बाद वह और दाजुन बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे वे एक आदमी से टकरा गए। क्षमा करें, क्षमा करें, ये सोचकर कि वे किसी ग्राहक से टकरा गए हैं, लू सियुआन ने सहज रूप से माफी मांगी। उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखने पर वह दंग रह गया। वह आदमी इतना परिचित लग रहा था, मानो उसने उसे कहीं देखा हो। ये ठीक है, कोई बात नहीं। गु जियानली के सभी विचार शेन मियामियान पर थे। उसे धक्के खाने की परवाह करने का कोई मन नहीं था। शेन मियामियान ने भी गु जियानली को पहचान लिया और घृणा की लहर तुरंत सामने आ गई। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। हालांकि गु जियानली शेन मियामियान की अभिव्यक्ति में बदलाव को नोटिस करने में विफल रहा। उसने खुशी से कहा, ये वास्तव में आप ही हैं। मुझे लगा कि मैं अभी अभी गलती कर रहा हूँ। बहुत दूर तक आपका पीछा कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में आप ही होंगे। आप इतने बदल गए हैं, इतने सुंदर हो गए हैं कि लोग आपको पहचानने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब से उसने आखिरी बार शेन मियामियान को देखा था, वह उसके बारे में भूल नहीं पाया था। अक्सर उसके सपने देखता था। उसने शेन मियामियान के बारे में समाचार जानने की कोशिश की थी, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। जब भी वह शहर आता था तो वह जानबूझकर सब्जी बाजार जाता था, इस उम्मीद में कि उसे एक मौका मिलेगा, लेकिन वह कभी बाजार में नहीं आया था। इस बार वह बहुत अधिक उम्मीदों के साथ नहीं आया था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से उससे सामना हो गया। अध्याय 669। गु जियानली एक ये जानते हुए कि शेन मियामियान पर नज़र रखने वाला व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं था। दाजुन ने राहत की सांस ली और बैलगाड़ी से सब्जियां उतारना जारी रखा। दूसरी ओर लू सियुआन के मन में उस आदमी के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी। जब उसने शेन मियामियान को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल, भद्दी मुस्कान और उसकी आंखों में असहज रोशनी के कारण वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे हमेशा लगता था कि वह आदमी परिचित लग रहा था। मियां, क्या तुम उसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि शेन मियामियान बोल सके, गु जियानली ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। मेरी माँ अनुचित है और मियामियान के साथ अन्याय करती है। जब मैं वापस गया तो मैंने उसे डांटा और मैं पूरे समय से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका और अब मैं देखता हूँ तुम यहाँ काम करते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर कि लू सियुआन शेन मियामियान का भाई था, गु जियानली उसके प्रति बहुत सौहार्दपूर्ण था। ये सुनकर लू सियुआन को अचानक गु जियानली की याद आ गई। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तो ये तुम हो? तुम अभी मियामियान का पीछा क्यों कर रहे हो? अभी भी परेशानी पैदा करना चाह रहे हो, है न? उद्धरण चिन्ह। आवाज बदलने की अवधि पार करने के बाद लू सियुआन एक वयस्क की तरह लग रहा था और अपनी उग्र अभिव्यक्ति के साथ। गु जियानली थोड़ा डर गया और जल्दी से मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की। आपने गलत समझा, मैं परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं माफ़ी मांगने के लिए यहाँ हूँ। हमें आपकी माफ़ी की परवाह नहीं है, बस दफ़ा हो जाओ। लू सियुआन ने उस आदमी को भगाना शुरू कर दिया।
गु जियानली ने अवचेतन रूप से शेन मियामियान को देखा। उसे ठंडे चेहरे के साथ देखा और बोलने का इरादा नहीं किया। उसने सोचा कि वह अभी भी पिछली घटना के बारे में गुस्से में थी, लेकिन वह ऐसे ही जाने को तैयार नहीं था। और जब उसकी नज़र सब्जी की शेल्फ पर पड़ी, तो उसे एक विचार आया। मैं यहाँ सब्जियाँ खरीदने आया हूँ। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? आप व्यवसाय में हैं। आप मुझे सब्जियाँ बेचने से मना नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हम आपको नहीं बेच रहे हैं। उसे न जाते देख लू सियुआन सीधे उस आदमी को धक्का देने पर उतर आए। शेन मियामियान को गु जियानली के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस हुई, इस हद तक कि वह उस पर दूसरी नज़र भी नहीं डालना चाहती थी, और लू सियुआन को भी नहीं रोका। गु जियानली को तुरंत दरवाजे की ओर धकेला गया, लेकिन वह नहीं गया, बल्कि सड़क के किनारे खड़ा रहा और शेन मियामियान को बिना रुके घूरता रहा। मूल रूप से लू सियुआन ने दाजुन के साथ वापस जाने की योजना बनाई, लेकिन स्थिति को देखते हुए उसे जाने में सहज महसूस नहीं हुआ और बस इस सप्ताह वापस न जाने का फैसला किया। दाजुन ने ये भी महसूस किया कि इन परिस्थितियों में लू सियुआन के लिए रहना अधिक सुरक्षित होगा। गु जियानली की नज़र बहुत स्पष्ट थी। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर शेन मियामियान को ध्यान से देख रहा था। वह व्यक्ति जिसके लिए वह दिन रात तरसता रहा था, अब उसके सामने था। उसका हृदय लगभग पिघल रहा था। ऐसी महिला से शादी करने और उसे हर दिन देखने में सक्षम होने के बारे में सोचकर ही उसके पैर उत्तेजना से कमजोर हो गए। इस तरह की नज़र ने अनिवार्य रूप से शेन मियामियान को उसके पिछले जीवन की याद दिला दी, जहां गु जियानली ने उसे उसी घृणित नज़र से देखा था, जिससे उसे हर बार इसे याद करने पर अत्यधिक घृणा महसूस होती थी। और अब इस जीवन में वह उसे उसी नज़र से देख रहा था। क्या यह आदमी पागल है? झांग कियान ने जियाओ कुई से बुदबुदाया जब उसने देखा कि गु जियानली नहीं जा रहा है और अभी भी शेन मियामियान को देख रहा है। उसे देखो, वह मियामियान को ऐसे घूर रहा है जैसे उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा हो। घृणित। यदि ये दिखने में सुंदर आदमी होता तो शायद ये क्षम्य होता, लेकिन यह व्यक्ति सुंदर होने से कोसों दूर था और वास्तव में काफी घृणित था। भले ही वह उसकी ओर नहीं देख रहा था, फिर भी उसे यह असहनीय लगा और वह वास्तव में उसे पीटना चाहती थी। वह शायद सोचता है कि मियामिया सुंदर है, लेकिन वे आंखें वास्तव में असहनीय हैं। जियाओ कुई ने बातचीत शुरू की, और शेन मियामियान को चेकआउट करते हुए देखने के बाद वह सीधे गई और अपने शरीर से शेन मियामियान को ढाल दिया, जानबूझकर गु जियानली के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया। अपने ध्यान की वस्तु को देखने में असमर्थ गु जियानली ने देखना जारी रखने के लिए अपना कोण बदल दिया, जिससे जियाओ कुई बेहद क्रोधित हो गया। लू सियुआन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और खड़ा हो गया। मैं उस विकृत सनकी को मारने जा रहा हूँ। अध्याय 670 मृत्यु विकृत। लू सियुआन, शेन मियामियान ने उसे पुकारा। उससे परेशान क्यों हो? बस दिखावा करो कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि गु जियानली किस तरह का व्यक्ति था। बदसूरत लेकिन सुंदर महिलाओं की कल्पना करना। दूसरे शब्दों में, हंस के मांस की लालसा रखने वाला एक मेढक। अपने पिछले जीवन में, जब वह गु जियानबिन की प्रेमिका की हैसियत से गु परिवार से मिलने जाती थी, तो गु जियानली उसे उन गंदी निगाहों से देखती थी। उस समय वह बहुत असहज महसूस कर रही थी, लेकिन यह मानते हुए कि वह गु जियानबिन का भाई था, उसने सहन किया और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अब चूंकि वह उसके भाई की प्रेमिका नहीं रही, तो उसकी घूरने की क्षमता और भी अधिक निर्लज थी। गु जियानली बिल्कुल वांग इरफेंग की तरह था। उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं था।
परेशान करने वाला और अनुचित दोनों। अगर आप उसे मारेंगे तो इससे मामला और उलझ जाएगा। अगर उसे घूरना पसंद है तो उसे घूरने दो, अधिक से अधिक। ये सप्ताह में 2 बार होगा। लू सियुआन ने गू जियानली की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे देखो, वह इस तरह लार टपका रहा है। मैं लगभग घृणित महसूस कर रहा हूँ। जितना अधिक आप ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देंगे, वह उतना ही अधिक परेशान करने वाला हो जाएगा। बस उसे अनदेखा करें, उसे देखने दें। आखिरकार, इससे आपको मांस के एक टुकड़े की भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, शेन मियामियान ने उदासीनता से कहा। मैं नहीं चाहता कि वह देखे। हालांकि उन्होंने ये कहा, लू सियुआन बाहर नहीं गया। वह लड़ने से नहीं डरता था, लेकिन दुकान में गड़बड़ी होने पर उसे परेशानी होती थी। वैसे भी यहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक बार जब आप खातों की जांच कर लें, तो आप जल्दी घर जा सकते हैं। ठीक है। शेन मियामियान को भी गू जियानली की नज़र से नफरत थी। काउंटर को थोड़ा साफ सुथरा करने के बाद वह जाने के लिए निकली। ये देखकर गू जियानली अवचेतन रूप से उसका अनुसरण करना चाहता था, लेकिन लू सियुआन ने सीधे उसका रास्ता रोक दिया। मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर मत करो। शेन मियामियान को दूर जाते देख गू जियानली चिंतित हो गया। आपने गलत समझा। मुझे घर जाना है, उसके पीछे नहीं जाना है। आप उसके सुरक्षित घर पहुंचने के बाद ही घर जा सकते हैं। आप यहीं रहेंगे। लू सियुआन ने गू जियानली का रास्ता रोकते हुए दृढ़तापूर्वक आदेश दिया। यह आदमी यहीं खड़ा होना चाहता था, है ना? तो फिर उसे अपना पेट भर लेने दो। ये सोचकर कि लू सियुआन शेन मियामियान का बड़ा भाई था, गू जियानली ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं की। वे दोनों वहीं खड़े रहे। आधे घंटे से अधिक समय तक एक दूसरे को घूरते रहे, जब तक कि लू सियुआन के पैरों में दर्द नहीं हो गया। और आखिरकार उसने गू जियानली को जाने दिया। जब लू सियुआन दुकान पर लौटा, तो जियाओकुई यह कहने से खुद को नहीं रोक सका। सियुआन, तुमने अभी जो किया वह बहुत संतोषजनक था। बिल्कुल। वह आदमी आखिरकार चला गया। लोगों को देखने का उसका तरीका घृणित था। यहाँ तक कि हमारे गांव के बूढ़े कुंवारे लोग भी इस तरह घूरते नहीं हैं। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी त्वचा में रोंगटे खड़े हो रहे थे। मियामियान वास्तव में डर गया होगा, झांग कियान ने जियाओकुई के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कहा। लू सियुआन ने कहा, अगर उसने अगली बार वापस आने की हिम्मत की, तो मैं उसे सुबह से शाम तक खड़ा रखूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओकुई और झांग कियान ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। न ही लू सियुआन की बातों पर संदेह किया। यदि उसने कहा कि वह कुछ करेगा, तो वह वास्तव में ऐसा करेगा। यदि वह विकृत सन की कल आने की हिम्मत करता है, तो बेहतर होगा कि वह सड़क पर खड़े होने के लिए तैयार रहे। अगले दिन शेन मियामियान ली परिवार के पास गया, और जियाओकुई हमेशा की तरह आया। लू सियुआन 8 बजे के कुछ देर बाद दुकान पर पहुंचे। वहां पहुंचने के कुछ देर बाद ही झांग कियान ने अचानक उत्साहित होकर बाहर की ओर इशारा किया और कहा, जल्दी देखो, वह आदमी वापस आ गया है। कल की तरह उसी स्थान पर खड़ा है। ये सुनकर लू सियुआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि गू जियानली वास्तव में आया था। गू जियानली की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। उसे इतना क्रोधित देखकर मानो वह लड़ाई शुरू करने वाला हो। गू जियानली डर गया और स्पष्ट रूप से वहां से जाना चाहता था, लेकिन लू सियुआन ने उसे रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसने जमीन की ओर इशारा किया और गुस्से में आदेश दिया, कहीं मत जाओ, बस यहीं खड़े रहो। तुम्हें देखना पसंद है ना? मैं तुम्हें अपना पेट भरने दूंगा।